हेलो एवरीवन। तो लास्ट रिवीजन लेक्चर में हम कंस्ट्रेंट रिलेशन पे क्वेश्चंस करवा रहे थे। चलो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये एक क्वेश्चन है बेस्ड ऑन काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इस क्वेश्चन को एक बार कॉपी कर लो सब लोग। तो देखो इस क्वेश्चन में सेकेंड हैंड का बात कर रहा है। तो सेकेंड हैंड ऑफ अ टावर क्लॉक। अब सेकेंड हैंड सब लोग जानते हो 60 सेकेंड में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। तो जो सेकेंड हैंड होता है वो एक चक्कर 60 सेकेंड में कंप्लीट करता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ओमेगा हमको चाहिए, ओमेगा ऑफ सेकेंड हैंड, तो देखो ये होगा 2 पाई रेडियन, मतलब एक रिवॉल्यूशन इन 60 सेकेंड। तो 2 पाई रेडियन मतलब 360 डिग्री, मतलब एक रिवॉल्यूशन सेकेंड हैंड 60 सेकेंड में कंप्लीट करता है। तो ये देखो आ गया पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। तो ये बी ऑप्शन तो करेक्ट है। ठीक है। अब अगर टिप ऑफ सेकेंड हैंड का अगर बात किया जाए तो उसका लीनियर वेलोसिटी देखो। तो ये मान लो सेकेंड हैंड है, ठीक है, इसका लेंथ है 1 मीटर। ये मान लो ऐसे रोटेट कर रहा है। तो ये जो टिप होगा ना सेकेंड हैंड का, इसका अगर लीनियर वेलोसिटी चाहिए तो वो ओमेगा इंटू एल होगा। अब वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो ओमेगा है पाई बाई 30 और एल है 1। तो इतना मीटर पर सेकेंड। अब देखना आंसर तुमको सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया है, तो इसको कन्वर्ट कर दो। तो ये होगा पाई बाई 30 इंटू 100, इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो ये आ गया 10 पाई बाई 3, मतलब ये ऑप्शन भी सही है। ठीक। अब आते हैं एवरेज एक्सिलरेशन। एवरेज एक्सिलरेशन ऑफ द टिप ऑफ सेकेंड हैंड इन 15 मिनट। तो देखो सेकेंड हैंड 1 मिनट में एक राउंड मार लेता है। तो सेकेंड हैंड मान लो अगर यहां पे था शुरू में, ठीक है, मान लो t बराबर 0 मिनट पे, तो 15 मिनट के बाद ये वापस वहीं पे आ जाएगा, वापस वहीं पे आ जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में एक राउंड, तो 15 मिनट में ये 15 राउंड मार चुका होगा। ठीक है, मतलब सेकेंड हैंड 15 मिनट के बाद वहीं पे होगा। अब देखो अगर इसके टिप का बात करो, टिप का, तो टिप ऑफ सेकेंड हैंड V से यहां जा रहा होगा, और 15 मिनट के बाद भी जो टिप ऑफ सेकेंड हैंड होगा उस समय भी वो V से ही जा रहा होगा। तो ग्रीन डायग्राम है इनिशियली और दूसरा डायग्राम है 15 मिनट के बाद। अब याद करो एवरेज एक्सिलरेशन क्या होता था।
तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी अगर देखोगे फाइनल, तो ये देखो फाइनल वेलोसिटी है 15 मिनट के बाद, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी है v ऐसे। इनिशियल वेलोसिटी का अगर बात करोगे इनिशियल, तो ये देखो इनिशियल वेलोसिटी है, वो भी है v नीचे। और टाइम टेकन का बात करोगे तो 15 मिनट। तो देखो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन गया, तो ये हो गया v नीचे माइनस v नीचे डिवाइडेड बाय 15 मिनट। देखो न्यूमरेटर जीरो हो गया, न्यूमरेटर जीरो, मतलब एवरेज एक्सिलरेशन टिप ऑफ सेकेंड हैंड का 15 मिनट के बाद जीरो होगा, ठीक है। अब देखो क्या बोला है लास्ट वाला पार्ट। तो लास्ट वाला पार्ट बोला है इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन ऑफ टिप ऑफ द हैंड। तो देखो इसका जो एक्सिलरेशन होगा वो सेंट्रीपिटल वाला होगा, ओमेगा स्क्वायर एल, ठीक ना। टेंजेंशियल एक्सिलरेशन जीरो होगा क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। तो ओमेगा कांस्टेंट है इसलिए टेंजेंशियल एक्सिलरेशन जीरो है। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट सोच लो, इन दोनों का रिजल्टेंट वही नेट एक्सिलरेशन होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट का अगर बात करोगे तो दैट इज ओमेगा स्क्वायर एल, ओमेगा स्क्वायर एल। अब यूनिट देख लो, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ओमेगा को लिखो 10π/3, ठीक है। ध्यान रखना ये हुआ सेंटीमीटर पर सेकेंड में, इसका स्क्वायर इनटू एल। एल को भी सेंटीमीटर में डालना, एल को भी सेंटीमीटर में डालना। या एक काम करो इसको, तो ओमेगा स्क्वायर एल है ना, तो ओमेगा को लिख देते हैं π/30 और ये रहने दो π/30, ये हो गया रेडियन पर सेकेंड इंटू एल। एल को डाल दो सेंटीमीटर में, तो पहले हम लोग गलती से भी लिख दिए थे। तो ओमेगा इज π/30, उसका स्क्वायर इंटू लेंथ इन सेंटीमीटर। तो देखो ये चीज क्या हो गया, तो ये निकल के आ जाएगा π²/9, π²/9। तो लास्ट ऑप्शन भी सही है, तो इसका चारों ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चलो इसको पढ़ो, कॉपी करो, फिर हम बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कॉपी हो गया होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं अब हम। तो देखो इसमें बोल रहा है कि पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है विथ 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी पूछा है 16 सेकेंड के बाद। ठीक है, तो एक काम करो, सबसे पहले ना इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो ये होगा 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू 100 इंटू 4/5 इंटू 1/10। ये हो गया 16 सेकेंड। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट 16 सेकेंड है। ठीक है, मतलब 16 सेकेंड के बाद ये जो पार्टिकल होगा ना, 16 सेकेंड के बाद ये जो पार्टिकल होगा वो बेसिकली यहां होगा 16 सेकेंड के बाद। और यहां पे उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उतना ही होगा और ये एंगल भी 53 डिग्री होगा, प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये, जितना स्पीड ये वाला उतना ही स्पीड ये वाला। तो अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, जब पार्टिकल P पे होगा, पहला पार्ट में जब पार्टिकल P पे होगा तो ओमेगा बताना है O के अबाउट। अब इसको ऐसे सोचो, ये O है, ये P है और वेलोसिटी ऐसे है। ठीक है, देखो ओमेगा निकालने का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है V परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय OP।
मतलब ओमेगा ऑफ पार्टिकल पी विथ रेस्पेक्ट टू ओ एट 16 सेकेंड। वी परपेंडिकुलर का मतलब ये वाला हो गया, परपेंडिकुलर टू ओपी, परपेंडिकुलर टू ओपी। तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये 53 है, तो ये हो जाएगा 100 साइन 53, 100 साइन 53, ठीक ना। तो साइन 53 हो गया 4/5, तो ये आ गया 80 मीटर पर सेकेंड। अब ओपी क्या है, ओपी, तो ओपी इज नथिंग बट रेंज, ओपी इज नथिंग बट रेंज। तब रेंज निकाल लो, तो रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। अब सॉल्व कर दो, तो देखो ये क्या होगा, 100 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू साइन 53 कॉस 53 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा स्क्वायर आ गया, इसको हटा दो। ठीक है, कितना हो गया ये, तो ये आ रहा है 48/5, 48/5, ये रेंज है, ठीक है। अब देखो ओमेगा क्या होगा, v परपेंडिकुलर मतलब 80 डिवाइडेड बाई रेंज 48/5, तो ये हो गया 80 इंटू 5/48, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना सब लोग। अच्छा 100 का स्क्वायर है, ठीक है ठीक है। तो u 100 दिया था बेसिकली, तो 100 का स्क्वायर है, तो इंटू 100 कर दो, ठीक ना। तो इंटू 100, तो इंटू 100 कर देना सब लोग। तो u खुद ही 100, u खुद ही 100 था, तो ये हो गया v परपेंडिकुलर मतलब 80 डिवाइडेड बाई रेंज 4800 इंटू 5, ठीक है। तो ये आ गया 1/12, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान में रखना, v परपेंडिकुलर बाई ओपी, यही होता है ओमेगा ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू ओ, ओमेगा ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू ओ, ठीक है। चलो इसको फटाफट कॉपी कर लो, फिर हम स्लाइड को चेंज करते हैं।
चलो अब सेकेंड और थर्ड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड और थर्ड दोनों में बोल रहा है 2 सेकेंड पे। तो 2 सेकेंड पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और 2 सेकेंड पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, कॉपी कर लिए होगे। हम स्लाइड चेंज कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं 2 सेकेंड पे। सोचो 2 सेकेंड पे बोला है, तो t बराबर 2 सेकेंड। ठीक है, चलो vx मतलब ये जो तुम ऐसे फेंके थे, तो ये था ux, ये था uy। ठीक है, 2 सेकेंड पे हम देखना चाह रहे हैं vx और vy। तो vx तो सबको पता है ux के बराबर होगा, मतलब 100 cos 53, तो ये आ गया 60। ठीक है, vy होगा uy माइनस gt, ये होगा 100 साइन 53 माइनस जी इंटू टी। तो ये देखो कितना आ गया, तो ये आ गया 60 मीटर पर सेकेंड होगा। मतलब vx भी 60 है, vy भी 60 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है v, दैट इज मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री। ठीक है, अब सोचो एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, g डाउनवर्ड, g डाउनवर्ड। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब ये वाला हो गया, ये वाला, और सेंट्रीपिटल का मतलब ये वाला हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, g बाई √2, क्योंकि ये सब एंगल 45 है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा, g बाई √2। तो टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल 2 सेकेंड के बाद दोनों g बाई √2 है। ठीक है, अब नेट एक्सेलरेशन का अगर बात करोगे तो g इज नेट एक्सेलरेशन, तो नेट एक्सेलरेशन g के बराबर है। सेंट्रीपिटल g बाई √2 है, टेंजेंशियल भी g बाई √2 है। ठीक है, फिर लास्ट में देखो पूछा था हाईएस्ट पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाईएस्ट पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर हाईएस्ट पॉइंट का बात करेगा, हाईएस्ट पॉइंट का, तो यहां पे जो स्पीड होगा, स्पीड, तो वो होगा u cos 53, मतलब ये आ गया 60 मीटर पर सेकेंड। और हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन जो होगा नेट, नेट एक्सेलरेशन, वो है g। अब याद करो कैसे निकलता था रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग मानते थे कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो छोटा सा पार्ट होगा, तो लेट अस कंसिडर अ स्मॉल पार्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट, दिस विल बी पार्ट ऑफ अ सर्कल, और इसी को हम लोग बोलते थे सर्कल ऑफ कर्वेचर, सर्कल ऑफ कर्वेचर। और इसी का जो रेडियस होता था, रेडियस, दैट वाज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो उसका तरीका क्या है, कंपोनेंट ऑफ नेट एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी को इक्वेट करना है वेलोसिटी का स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर से। तो यहां पे एक चीज ध्यान दो, नेट एक्सेलरेशन इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। अगर ये 90 नहीं होगा तो हम लोग कंसिडर करेंगे वो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। जैसे यहां पे देखना, अगर यहां पे लिखना होगा, इस जगह अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर का बात करें, तो देखो हम क्या लिखेंगे, AC।
क्योंकि AC ही परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, इक्वल टू v² बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहां का अगर बात किया जाए तो लिखेंगे G इक्वल टू v0 का स्क्वायर बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो R क्या आ गया, v0 का स्क्वायर बाई G, कितना हो गया ये 360 मीटर, 360 मीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, कॉपी करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो कॉपी नहीं किया है स्क्रीनशॉट ले लो, बचा हुआ पार्ट कॉपी कर लेना। तो लेट अस मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, चलो इसको साथ में करते हैं, फिर लास्ट में इसको कॉपी करना।
तो देखो इसमें बोल रहा है कि टू पार्टिकल्स ए एंड बी, तो एक पार्टिकल यहां, एक पार्टिकल यहां, आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम टॉप ऑफ टू टावर्स। टावर का हाइट दिया हुआ है, फिर दोनों पार्टिकल का स्पीड भी दिया हुआ है। तो एंगुलर वेलोसिटी पूछा है बी का विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब ओमेगा ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए पूछा है। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, ये वाला लाइन जब ज्वाइन करोगे, ये वाला, ये लाइन जब ज्वाइन करोगे तो सोचो ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो दिस इज 300 मीटर और दिस वन इज 300√3 मीटर। तो इस ट्रायंगल से सोचो थीटा क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इज 300/300√3। मतलब देखो थीटा आ गया 30 डिग्री, थीटा इज 30 डिग्री। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी देख रहे हैं ना, ये एग्जैक्टली अलोंग ए बी है, तो दिस वेलोसिटी इज एग्जैक्टली अलोंग ए बी, एग्जैक्टली अलोंग ए बी। तो उसी हिसाब से हम देखो एक डायग्राम रीड्रॉ करते हैं। ऐसे सोचना, ये एक टावर, ये दूसरा टावर, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल हो गया। तो ये जो दिख रहा है ना 50 मीटर पर सेकेंड, वो 50 मीटर पर सेकेंड एक्चुअली में एग्जैक्टली इधर ही है, क्योंकि थीटा इज 30 डिग्री और इसका जो वेलोसिटी है वो ऐसे है 250। तरीका एकदम सिंपल है। तो अगर ओमेगा चाहिए तो वी विल फाइंड परपेंडिकुलर वेलोसिटीज। तो देखना 250 का दो कंपोनेंट, ये वाला और ये वाला, ये कितना होगा 250/2 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह इसका भी दो कंपोनेंट तुम सोचोगे, इसका तो इधर हो गया 50 और ये कंपोनेंट है 0। एक्चुअली में वी हैव टू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ए बी। टू मेक इट मोर क्लियर, वी हैव टू फाइंड v परपेंडिकुलर रिलेटिव, मतलब परपेंडिकुलर टू ए बी, परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। तो along the line perpendicular to AB we have to find relative velocity, relative velocity। तो इन दोनों का relative velocity क्या होगा, तो v relative perpendicular, तो this will be 250/2। तो v relative perpendicular divided by AB is actually omega of b with respect to a। अब ए बी निकाल लो, ए बी, तो ए बी आ जाएगा ए बी इक्वल टू √300² प्लस 300√3 का स्क्वायर। कितना हो गया ये हो गया 600 मीटर, ठीक है। तो अब सोचो ओमेगा ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, वी रिलेटिव परपेंडिकुलर, v रिलेटिव परपेंडिकुलर, तो वो आया है 250/2 डिवाइडेड बाई ए बी, तो वो है 600। लेकिन ध्यान रखना ये ओमेगा रेडियन पर सेकेंड में आएगा, रेडियन पर सेकेंड में, ठीक ना। तो कट जाएगा, काट दो इसको। तो ये जो आया ना 5/24 ये आया रेडियन पर सेकेंड में, लेकिन देखो यहां पे रेडियन पर मिनट में बोला है, रेडियन पर मिनट में।
5/24 को कन्वर्ट करो, ठीक ना, रेडियन पर मिनट में, तो ये हो जाएगा इंटू 60। अब ये आ गया रेडियन पर मिनट, रेडियन पर मिनट कितना हो गया देखो, तो ये हो गया 6×10 जा 6×4 जा, तो ये आ गया, फिर 2×2 जा, फिर 2×5 जा, तो 25/2 ये रेडियन पर मिनट में आया, ध्यान रखना। तो ये अल्फा है रेडियन पर मिनट में। अब हमको पूछा क्या है 10 अल्फा, तो ये होगा 10 इंटू 25/2 रेडियन पर मिनट में, ठीक है। तो ये कितना हो गया 125, 125, तो यही लास्ट में आंसर होगा। तो 125 इसका आंसर है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 125। यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना, तुम हो सकता है सही लाओगे लेकिन वहां यूनिट कुछ और होगा, तो यूनिट मस्ट ऑलवेज बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है। कॉपी करो।
ठीक है, कॉपी हो गया होगा। तो ध्यान रखना, v रिलेटिव परपेंडिकुलर टू ए बी निकाला जाता है। तो अगर a और b दोनों मूव करेगा तो पहले तुम a और b का वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ए बी निकालना, फिर उसका रिलेटिव लेना। वही आता है न्यूमरेटर ऑफ ओमेगा में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको पढ़ो, कॉपी करो, फिर हम बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, कॉपी करते रहना। चलो, इसमें कुछ कुछ लाइन लिखा हुआ है, उस पर बात करते हैं। तो देखो यहाँ एक लाइन लिखा है कि मंकी 2 इज जस्ट होल्डिंग द स्ट्रिंग। तो ये जो लाइन बोला है ना कि मंकी 2 इज जस्ट होल्डिंग द स्ट्रिंग, इसका मतलब सोचो क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मंकी 2 है, मंकी 2 इज नॉट क्लाइंबिंग और मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू हिज रोप। मतलब जो रोप उसके हाथ में है, हिज रोप का मतलब हो गया जो रोप उसके हाथ में है, मतलब ये वाला रोप, ये वाला रोप। तो इस रोप के रिस्पेक्ट में मंकी 2 मूव नहीं कर रहा है। मतलब क्लियर हो गया कि एक्सेलरेशन ऑफ मंकी 2, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू हिज रोप इज 0। मंकी 2 इज नॉट क्लाइंबिंग अप द रोप विच ही और सी इज होल्डिंग इन हिज हैंड। ठीक है, ठीक है। दूसरा बात देखो क्या लिखा है, 2 kg रिमेन्स एट रेस्ट। मतलब ये हुआ कि ये जो 2 kg है इस पे नेट फोर्स बराबर होगा, मतलब T बराबर 2G। ठीक है, तो टेंशन इन द रोप सोन इज 20 न्यूटन। तो यहां भी टेंशन T होगा, यहां 2T हो जाएगा और यहां भी 2T हो जाएगा। ठीक है, तो 2 kg स्टेशनरी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ध्यान देना, 2 kg का एक्सिलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो 0 है। तो 2 kg इज नॉट मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और मंकी 2 का एक्सिलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू द रोप इन हिज हैंड, मतलब ये रोप, इस रोप के रिस्पेक्ट में
मंकी 2 का एक्सिलरेशन 0 है। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं। तो मान लेते हैं कि इस रोप का एक्सिलरेशन ए नीचे है, मतलब जो मंकी 1 के हाथ में रोप है उसका एक्सिलरेशन नीचे है। ठीक है, तो इस पॉइंट का एक्सिलरेशन ऊपर होगा, सेम एज ए। ठीक है, अब इसका एक्सिलरेशन 0 है, इसका एक्सिलरेशन 0 है। ठीक है, तो सोचो ये जो रस्सी है इसका एक्सिलरेशन क्या होगा, तो कंस्ट्रेंट रिलेशन से ये 2a हो जाएगा, कंस्ट्रेंट रिलेशन से 2a। अगर नहीं याद आ रहा होगा तो देखो कॉन्सेप्ट ये है, अगर मान लो ये पुली है, ठीक, इसका ये पॉइंट A1 से ऊपर जा रहा है, फिर मान लो ये एक रस्सी है, रस्सी का ये पॉइंट अगर मान लो ऊपर A2 से जा रहा है और ये पॉइंट ऊपर A3 से जा रहा है, तो A1 होता है A2 प्लस A3/2। ये भी एक कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखने का तरीका है। ठीक है, इसी को हम लगाए हैं। ठीक, अच्छा, अब एक काम और करो, इस मंकी का एक्सिलरेशन मान लो, मंकी का AR है विथ रेस्पेक्ट टू रोप, तो मंकी 1 का एक्सिलरेशन AR है विथ रेस्पेक्ट टू द रोप विच ही इज होल्डिंग इन हिज हैंड। तो मंकी 1 का एक्सिलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू द रोप इन हिज हैंड दैट इज AR। डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब इसका ध्यान देना, ये जो मंकी है ये वाला, इसका एक्सिलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वही होगा जो इस पॉइंट ऑफ द रोप का है, क्योंकि मंकी 2 इज नॉट मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू द रोप इन हिज हैंड। मतलब जो एक्सिलरेशन इस रोप का है ग्राउंड फ्रेम में, वही एक्सिलरेशन इस मंकी 2 का भी होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो देखो AR जो हम माने वो है एक्सिलरेशन ऑफ मंकी 1 विथ रेस्पेक्ट टू हिज रोप, और हिज रोप यहां हम किसको बोल रहे हैं, तो ये हिज रोप रिफर्स टू ये वाला, देख लो ये रोप। बाकी ऑल एक्सिलरेशंस आर इन ग्राउंड फ्रेम। तो सबसे पहले एक काम करो, इस मंकी का एफबीडी बनाओ, इस मंकी का। तो देखो इसका वेट, इस पे टेंशन, ठीक है, इसमें टेंशन T है, इसमें भी टेंशन T है, यहां 2T है, यहां भी टेंशन 2T है। और इस मंकी का एक्सिलरेशन क्या है देख लो, ये हम लोग बना रहे हैं मंकी 2 का, तो ग्राउंड फ्रेम में इसका एक्सिलरेशन इज 2a। तो क्या लिखेंगे, T माइनस G इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। T का वैल्यू उठा के डाल दो, T के जगह पे डाल दो 2G, तो देखो क्या आ गया, तो A बराबर आ गया G/2। ये क्या है, ये A आया है, ध्यान रखना। तो सोचो 2a क्या हुआ, 2a बराबर G, और 2a ही तो एक्सिलरेशन है मंकी 2 का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, 2a ही एक्सिलरेशन है मंकी 2 का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि मंकी 2 का एक्सिलरेशन G होगा ऊपर के तरफ, क्योंकि ये जो तुम माने थे 2a ये ऊपर के तरफ है।
मतलब मंकी 2 का एक्सिलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ऊपर की तरफ। मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं, ऊपर वाला पार्ट कॉपी कर लिए होगे, या चलो यहां तक कॉपी करो फटाफट। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं। अब एक काम करो, अब मंकी 1 का एफबीडी बनाओ, मंकी 1 का। तो लेटेस्ट ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मंकी 1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये करने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना, एक्सिलरेशन पता कर लो मंकी 1 का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सोचो ये क्या होगा। तो ये होगा एक्सिलरेशन ऑफ मंकी 1 विथ रिस्पेक्ट टू हिज रोप प्लस एक्सिलरेशन ऑफ हिज रोप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और यहां ध्यान रखना, हिज रोप रिफर्स टू ये वाला जो उस मंकी के हाथ में है, ये वाला। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया। तो M1 का विथ रिस्पेक्ट टू हिज रोप, तो वो तुम माने हो AR ऊपर, प्लस हिज रोप का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो वो है A नीचे। तो देखो ये क्या हो गया। तो ये हो गया AR माइनस A ऊपर की तरफ, या बोलो A माइनस AR नीचे की तरफ। ठीक है, अब चलो इसका हम एफबीडी बनाते हैं इस मंकी का। तो वो देखो क्या होगा। तो ये होगा 2T ऊपर, mg नीचे, और एक्सिलरेशन अगर ग्राउंड फ्रेम में देखोगे तो वो है AR माइनस A ऊपर, ये वाला चीज AR माइनस A ऊपर। अब लिखो, तो लिखेंगे 2T माइनस mg इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। और A हम लोग निकाल चुके हैं G/2, उसको उठा के यहां डाल दो। और टेंशन भी हम लोग को पता है 2G, उसको उठा के यहां डाल दो। तो देखो क्या बना,
2 इंटू टू जी माइनस जी इक्वल टू ए आर माइनस जी बाई टू। तो देखो यहां से ए आर क्या आ गया, ए आर ये हो गया 7g/2, मतलब 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है? तो ये एक्सिलरेशन है मंकी 1 का विथ रेस्पेक्ट टू, दिस इज एक्सिलरेशन ऑफ मंकी 1 विथ रेस्पेक्ट टू हिज रोप। ठीक है, तो मंकी 1 का ग्राउंड फ्रेम में कैसे आएगा? तो यहां डाल दो। तो ए आर है 35, ए है 5, तो ये देखो इतना आ गया, मतलब 30 ऊपर। ये क्या है? ये एक्सिलरेशन है मंकी 1 का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तब देख लो कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें आ गया ए करेक्ट, बी करेक्ट और सी करेक्ट। तो ए बी सी आर करेक्ट। तो ए बी एंड सी आर फाइनली करेक्ट। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। रिलेटिव का भी कॉन्सेप्ट लगा, लॉज ऑफ मोशन का भी कॉन्सेप्ट लगा, कंस्ट्रेंट रिलेशन भी यूज हुआ। कॉपी करो।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो साथ में करते हैं, फिर कॉपी करना। तो इसमें एक रिंग का बात कर रहा है। तो ये वाला रिंग है। कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ वायर, इसको वायर बोल रहा है, स्मूथ वायर। ठीक है, एक चीज और देखो, क्वेश्चन बोला है एक मासलेस रॉड है, मतलब ये वाला, और इट मेंटेन्स अ कांस्टेंट एंगल विथ वर्टिकल। मतलब क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि थीटा इज अ कांस्टेंट, थीटा इज अ कांस्टेंट। इसका मतलब ये हो गया कि M2 मूव नहीं करेगा विथ रिस्पेक्ट टू M1। तो इसका मतलब हुआ, ठीक ना, कि एक्सिलरेशन ऑफ M2 विथ रिस्पेक्ट टू M1 दैट इज 0। क्योंकि देखो अगर M2 मूव करेगा विथ रिस्पेक्ट टू M1 तो फिर थीटा चेंज होगा। तो अगर नीचे वाला मास ऊपर वाले मास के रिस्पेक्ट में अगर मूव करेगा तो थीटा इज बाउंड टू चेंज। इसका मतलब यह हुआ कि एक्सिलरेशन ऑफ M1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, फिर एक्सिलरेशन ऑफ M2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये सब बराबर होगा ए। मतलब M1 का ग्राउंड फ्रेम में एक्सिलरेशन अगर ए मानते हो तो M2 का भी ग्राउंड फ्रेम में एक्सिलरेशन ए होगा। यही मतलब होता है रिलेटिव एक्सिलरेशन 0 का। ठीक है, मतलब ग्राउंड फ्रेम में दोनों का एक्सिलरेशन सेम है। चलो अब एफबीडी बनाते हैं। तो सबसे पहले रिंग का एफबीडी सोचो, रिंग का एफबीडी। ठीक है, तो ये मान लो रिंग है, तो रिंग का एफबीडी बना रहे हैं। तो ये हो गया M1G, ये रिंग का बात हो रहा है। फिर इधर एक F फोर्स लग रहा है, इधर हो गया फोर्स ड्यू टू रॉड, फोर्स ड्यू टू रॉड। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू वायर ऑन द रिंग। ठीक है, और इन्हीं सब का इफेक्ट है एक्सिलरेशन ए। इक्वेशन लिखो, देखो क्या बनेगा। तो इक्वेशन बनेगा F माइनस टी साइन थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। और वर्टिकल में देयर इज नो मोशन, तो फोर्स पक्का बैलेंस हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशन आया हम लोग को रिंग के लिए। ठीक है, अब एफबीडी बनाओ पॉइंट मास का, पॉइंट मास का M2 का एफबीडी बनाओ, M2 का। तो देखो इस पे एक वेट, फोर्स ड्यू टू रॉड, फोर्स ड्यू टू रॉड, और इसी का नेट इफेक्ट है एक्सिलरेशन विच इज इक्वल टू ए। होगा, दो इक्वेशन यहां भी लिखो, टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए, और वर्टिकल में फोर्स को बैलेंस करो, वर्टिकल में फोर्स को बैलेंस करो। ठीक है, यही अपने पास इक्वेशंस है, इन्हीं को सॉल्व करना है और फाइनल आंसर लाना है। तो तब तक तुम लोग क्वेश्चन को कॉपी करो, इक्वेशन को लिखो, सॉल्व करने का कोशिश करो, फिर हम भी सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक ना।
चलो इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। क्वेश्चन वाला पार्ट जरूर कॉपी हो गया होगा, तो इसको थोड़ा नीचे कर रहे हैं, देखना। अब इसको सॉल्व किया जाए, तो पहले एक काम करो, टी साइन थीटा यहां से उठा के इस जगह ले जाके डाल दो, ठीक है। तो देखो यहां से क्या आएगा, तो एफ आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू ए। तो यहां से एक्सिलरेशन आ गया f बाई m1 प्लस m2, f बाई m1 प्लस m2 होगा, ठीक है। अब एक काम करो, इस ए को वापस इसमें ले जाके डाल दो, यहां पे, ठीक। तो देखो यहां से क्या आएगा, तो ये आ जाएगा f इक्वल टू m1 प्लस m2, सॉरी इसका जरूरत नहीं है, इसको रहने दो, तो LHS बराबर RHS हो जाएगा, नहीं, ठीक है। तो ए हमको आ चुका। अच्छा, अब एक काम करो, यहां से कुछ निकाल सकते हो, देखो टी क्या होगा, m2g सेक थीटा, m2g सेक थीटा, मतलब टेंशन इज m2g सेक थीटा, सही है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करो, इन दोनों को डिवाइड करो, इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, देखना। तो डिवाइड करोगे तो देखो ये आएगा, और इस ए को उठा के फिर यहां डाल दो, तो देखो क्या आएगा, तो होगा f बराबर g इंटू m1 प्लस m2 इंटू टेन थीटा होगा। तो ये भी देखो एक ऑप्शन में दिया हुआ है, f बराबर g m1 प्लस m2 इंटू टेन थीटा, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। अब देखो फोर्स ऑन m2 का अगर बात करें, फोर्स ऑन m2, तो m2 पे नेट फोर्स मतलब क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स ऑन m2 मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन को उठा के यहां डाल दो, तो देखो ये क्या हो जाएगा, m2f बाई m1 प्लस m2, मतलब तुम्हारा बी ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है। अच्छा, अब आ जाओ इस वाले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट, फोर्स ऑन m1 बाई वायर, फोर्स ऑन m1 बाई वायर, मतलब क्या हुआ, नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है, देखो यही ना है, फोर्स बाई m1 ऑन वायर, हम यहां दिखाए हैं n है फोर्स बाई वायर ऑन m1, यही है फोर्स बाई वायर ऑन m1, मतलब n निकालना है। तो n देखो यहां से आ सकता है, इस एक्सप्रेशन से, इस एक्सप्रेशन से। तो एक काम किया जाए, ये t cos थीटा को उठा के इसके जगह डाल दो, इसके जगह, तो देखो ये पूरा एक्सप्रेशन तुमको क्या दे देगा, तो ये हो जाएगा m1g प्लस m2g, यही है नॉर्मल रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ऑप्शन गलत है, क्योंकि उसमें लेस देन बोला है, लेस देन, और हम लोग का इक्वल टू आ रहा है, देखो इक्वल टू, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका बी सी एंड डी आर करेक्ट, बी सी डी आर करेक्ट, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो बी सी एंड डी आर करेक्ट, कॉपी करो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो लोग कॉपी नहीं कर पाया होगा प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। तो लेट अस मूव फर्दर। तो अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एक इंक्लाइंड सरफेस है, उस पे ग्रुप बना हुआ है। तो ये जो देख रहे हो ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी इज बेसिकली अ इंक्लाइंड सरफेस। ए बी सी डी इज एन इंक्लाइंड सरफेस और इसी सरफेस पे ग्रूव है। तो ये वाला ग्रूव है बेसिकली। तो दिस ग्रूव इज इन द प्लेन ऑफ एबीसीडी। ग्रूव इज इन द प्लेन ऑफ एबीसीडी। एक स्मॉल ब्लॉक का बात कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछा है। 3D डायग्राम है तो थोड़ा कंपोनेंट में केयरफुल रहना। देखो सबसे पहला चीज साथ में बनाया जाए फिर कॉपी करना। देखो ये जो हम लोग 2D व्यू दिखाते हैं ना, मतलब ऐसे मान लो ये जो हम लोग 2D व्यू दिखाते हैं, मतलब इंक्लाइंड प्लेन का 2D व्यू, मतलब बेसिकली हम एडी दिखाते हैं, एडी। यही 2D व्यू है इस वेज का। अब यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, यही ब्लॉक है, ठीक है। तो इस पे याद होगा mg का दो कंपोनेंट, mg का दो कंपोनेंट, और इसके अलावा एक नॉर्मल। ये नॉर्मल क्या है सोच लो। तो ये नॉर्मल है ड्यू टू बेस ऑफ द ग्रूव, ड्यू टू बेस ऑफ ग्रूव। देखो ग्रूव मतलब उसका 3 सरफेस होता है। ग्रूव का मतलब 3 सरफेस होता है, ठीक है। तो अगर तुम 2D व्यू देखोगे ग्रूव का, तो देखो ये ग्रूव होता है बेसिकली। ये 2D व्यू है किसी भी ग्रूव का, 2D व्यू। अब ये जो ब्लॉक है इसी में है, ब्लॉक इसी में है। तो देखो इसका 3 सरफेस है। एक ये है साइड वॉल 1, दूसरा ये है साइड वॉल 2, और तीसरा ये है बेस ऑफ ग्रूव, बेस। देखो इसको 3D में करोगे तो देखो डायग्राम ऐसे बनाना होगा फिर। ऐसे। तो ये अगर ध्यान से देखोगे तो ये उस ग्रूव का 3D व्यू हो गया, 3D व्यू, ठीक है। यही बेसिकली ग्रूव होता है। तो उसका बेस है और 2 साइड वॉल है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो बोला है ना जस्ट फिलिंग इट, ब्लॉक इज जस्ट फिलिंग इट। देखो जस्ट फिलिंग का मतलब दोनों साइड वॉल से वो कांटेक्ट कभी नहीं बनाएगा, दोनों साइड वॉल से। क्योंकि अगर ये ब्लॉक दोनों साइड वॉल से कांटेक्ट बना लिया तो वो फिर एग्जैक्टली फिटिंग वाला केस हो जाएगा और वो फंस जाएगा और वो मूव ही नहीं कर पाएगा। तो ग्रूव के क्वेश्चन में ब्लॉक कभी भी दोनों साइड वॉल के कांटेक्ट में नहीं होता है, ठीक है। तो या तो वो राइट वाला साइड वॉल के कांटेक्ट में होगा, मतलब ऐसे, और या नहीं तो वो लेफ्ट वाला साइड वॉल के कांटेक्ट में होगा। क्योंकि दोनों साइड वॉल के कांटेक्ट में आने का मतलब ब्लॉक फंस जाएगा और वो चल ही नहीं पाएगा। तो ग्रूव के क्वेश्चन में ये कभी मत लेना। तो या तो ये या तो ये, मतलब साइड वॉल कोई एक ही नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा।
जैसे अगर इसमें देखेगा तो ये साइड वॉल नॉर्मल लगाएगा, इसमें देखेगा तो ये साइड वॉल नॉर्मल लगाएगा। इसके अलावा बेस ऑफ ग्रुप भी नॉर्मल लगाएगा, बेस ऑफ ग्रुप भी नॉर्मल लगाएगा। तो ये n है ड्यू टू बेस, और ये जो n हम दिखा रहे हैं मान लो n1, ये है ड्यू टू साइड वॉल। तो नॉमेनक्लेचर थोड़ा चेंज कर दो, इसको बना दो n1 मतलब ड्यू टू बेस, और इसको कर दो n ड्यू टू साइड वॉल। तो n है नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू साइड वॉल, n1 है ड्यू टू बेस ऑफ द ग्रूव। ठीक है, तो ग्रूव के क्वेश्चन में हर स्टूडेंट ये ध्यान रखना कि कोई एक साइड वॉल ही फोर्स लगाता है, क्योंकि ब्लॉक अगर स्लाइड कर रहा है ग्रूव के अंदर तो वो किसी एक साइड वॉल के कांटेक्ट में है, दूसरे से थोड़ा गैप जरूर होगा, थोड़ा गैप। ठीक है, ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं। देखो यहां जो ये दिखाए हो एडी, उसको अगर यहां सोचोगे तो वो लाइन एक्चुअली में ये है, ये वाला। चलो इसको कॉपी कर ले रहे हैं, जरूरत पड़ेगा आगे। ठीक है, मतलब mg साइन थीटा जो यहां दिख रहा है, ये mg साइन थीटा, दिस इज पैरेलल टू एडी। मतलब mg साइन थीटा बेसिकली ये फोर्स है, mg साइन थीटा इन द प्लेन ऑफ द इंक्लाइंड सरफेस, इन द प्लेन ऑफ द इंक्लाइंड सरफेस। ये दोनों हम नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि दीज आर परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड सरफेस, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड सरफेस। तो हम सिर्फ वही फोर्स दिखा रहे हैं विच इज इन द प्लेन ऑफ इंक्लाइंड सरफेस। होगा। इसके अलावा एक नॉर्मल रिएक्शन साइड वॉल लगाएगा, क्योंकि देख लेना इस बार ग्रूव ऐसे है, ठीक ना। तो जो ब्लॉक होगा ना, ब्लॉक वो ऐसे सट के चलेगा, ऐसे सट के चलेगा, क्योंकि वो नीचे के तरफ गिरना चाहेगा। तो नीचे के तरफ गिरने के चक्कर में वो इस वाले साइड वॉल से कांटेक्ट बना लेगा, इस वाले साइड वॉल से। तो ये जो तुम नॉर्मल रिएक्शन दिखाए, दिस इज ड्यू टू साइड वॉल, जो कि ये है, विच इज परपेंडिकुलर टू द साइड वॉल। ध्यान रखना, mg साइन थीटा इज इन द प्लेन ऑफ ABCD, दिस नॉर्मल रिएक्शन इज ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ ABCD। एक और नॉर्मल है ये, विच इज ड्यू टू बेस, दिस इज परपेंडिकुलर टू ABCD। अब सोच के देखो, पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इफ ग्रूव इज स्मूथ तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो अब सोचो फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द ग्रूव, तो देखो ये 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल बन जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो mg साइन थीटा का कंपोनेंट सोचो अलोंग द ग्रूव, तो ये बनेगा mg साइन थीटा साइन अल्फा, और यही फोर्स उसको एक्सिलरेट करवाएगा डाउन द इंक्लाइन, ठीक ना। तो AR मान लो, AR इज नथिंग बट एक्सिलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्रूव। अब ग्रूव स्टेशनरी है, तो AR इज एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहां से देखो हमको AR आ गया, G साइन थीटा साइन अल्फा, मतलब पहला ऑप्शन सही है। ये हम बात कर रहे हैं जब फ्रिक्शन नहीं है, ध्यान रखना, जब फ्रिक्शन नहीं है। एक इक्वेशन और सोची लो, ये जो N1 और mg cos थीटा है, ये दोनों बराबर होगा, N1 और mg cos थीटा बराबर होगा।
क्योंकि n1 परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड सरफेस, mg साइन थीटा भी परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड सरफेस, और मोशन जो है दैट इज इन द प्लेन ऑफ इंक्लाइंड सरफेस। तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड सरफेस फोर्स मस्ट बी बैलेंस्ड, फोर्स मस्ट बी बैलेंस्ड। चलो टाइम हो गया है, स्क्रीनशॉट लो, बाद में आराम से क्लास खत्म होगा कॉपी कर लेना। तो एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू टेक द स्क्रीनशॉट। चलो आगे आते हैं, अब सेकेंड पार्ट को देखा जाए। तो सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि अगर फ्रिक्शन होगा फ्रॉम साइड वॉल, ध्यान से देखना, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है अगर फ्रिक्शन होगा फ्रॉम साइड वॉल, ठीक है। चलो सेकेंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकेंड पार्ट का कहानी है कि इफ फ्रिक्शन एक्ट्स फ्रॉम साइड वॉल। अब ये सोचो, तो देखो अगर फ्रिक्शन साइड वॉल से होगा तो वो फ्रिक्शन पक्का इधर लगेगा, ऐसे ऐसे पैरेलल टू साइड वॉल। और क्वेश्चन है कि ब्लॉक को स्टेशनरी रखना है और मिनिमम म्यू पूछा है, इसको कर दो म्यू इंटू नॉर्मल ड्यू टू साइड वॉल। अब फोर्स बैलेंस कर दो, तो एम जी साइन थीटा साइन अल्फा, ये हो गया अलोंग द ग्रूव, और म्यू एन हो गया अलोंग द ग्रूव अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट ऑफ फोर्स। और एन हम लोग जानते हैं, एन हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, देखो ग्रूव के परपेंडिकुलर में फोर्स पक्का बैलेंस होना चाहिए। ये फोर्स सोचो क्या होगा, ये होगा एम जी साइन थीटा का कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू ग्रूव, मतलब एन और ये एक दूसरे को बैलेंस करेगा। ये आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। तो देखो, तो यहां से आ जाएगा म्यू बराबर एम जी साइन थीटा, तो म्यू बराबर टैन अल्फा। इसका मतलब सेकेंड पार्ट जो है इसका सही है, सेकेंड पार्ट सही है, सेकेंड पार्ट इसका सही है। चलो स्क्रीनशॉट लो, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। चलो अब हम आते हैं तीसरा ऑप्शन पे। तीसरा में बोल रहा है कि फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन बेस, फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन बेस। तो लेट अस कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसमें बोल रहा है कि फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द बेस, ठीक है। तो फ्रिक्शन इधर लगाओ, लेकिन ये लिखना म्यू इंटू नॉर्मल ड्यू टू बेस, म्यू इंटू नॉर्मल ड्यू टू बेस, ठीक है। अब सेम काम कर दो। सेम काम मतलब क्या, mg का ये कंपोनेंट और फ्रिक्शन ये वाला, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा क्योंकि ब्लॉक स्टेशनरी है। तो फ्रिक्शन along the groove must be balanced by component of mg sin theta along the groove। और n1 मतलब mg cos थीटा। तो देखो यहां से क्या बचा, mg गया, तो यहां से आ गया म्यू बराबर tan थीटा साइन अल्फा।
इसका मतलब तीसरा ऑप्शन गलत है। तो इसमें क्या क्या आ गया, ए करेक्ट, बी करेक्ट, तो ए एंड बी आर करेक्ट। 3D डायग्राम था, इसका ध्यान रखना, ठीक है।